हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम विज्ञान के मॉडल पेपर 2 की चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर तो साथ में होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको मौखिक रूप से बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्तवाहिका क्या कहलाती है? तो देखिए, केशिका होती है वो सबसे कम व्यास की होती है। तो इनमें तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। फिर देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रियों के मध्य आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र इस प्रकार से बना होता है और ऐसे उनके बीच एक खाली स्थान होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिनेप्स कहते हैं। और आवेगा आपको पता है। और द्रुमिका क्या होता है? तंत्रिका के ऊपरी जो भाग होती हैं, ऐसे ऐसे पतली पतली सिराएं, उन्हें द्रुमिका कहा जाता है, जो कि विद्युत आवेगों क्या करती है, अपने अंदर तंत्रिका के अंदर लाने का कार्य करती है। और जो लास्ट का सिरा होता है वो आवेग दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाता है। इस प्रकार से तंत्रिकाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका जुड़ी हुई होती है और इस तरह हमारे शरीर की संरचना होती है कोशिकाओं की। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपको पता है इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और यदि ये कम मात्रा में स्रावित होता है तो घेंगा, गलगट या गोइटर रोग हो जाता है, जिससे गला सूज जाता है। एस्ट्रोजन आपको पता है क्या है? ये महिला हार्मोन है, जो कि क्या है, स्त्री में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है, जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या है, गर्भाशय के अंदर सहायक होता है। फिर देखिए साइटोकाइनिन, तो ये कोई मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता है, ये पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। विभाजन, पेड़ पौधों में विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हार्मोन हो गया, ये सारे किस में होते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है, जबकि ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है? उन्हें पकाने के लिए। और एथिलीन भी इसी प्रकार से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, मानव संतान लड़का होगा या लड़की, इसका आप कैसे निर्धारण कर सकते हैं? यानी गुणसूत्रों का संयोजन बताना है। तो आपको पता है कि महिला यानी मादा के अंदर क्या होती हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष के अंदर क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि एक्स और वाई के दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब एक्स गुणसूत्र महिला का गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से संलयन करता है तो क्या बनता है? एक्स एक्स बनता है और होने वाली संतति लड़की होती है। जबकि यह लड़के ये वाई गुणसूत्र और महिला के एक्स गुणसूत्र से संलयन करता है तो क्या बनता है? एक्स वाई युग्मनज बनता है और उससे क्या होता है? होने वाली संतति लड़का होती है। तो यहाँ पे लड़के का पूछा है तो एक्स वाई गुणसूत्र होगा। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि निषेचन भी इस प्रकार ही होता है। आपके निषेचन के आती है, निषेचन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार होता है, मादा में अंडाणु तथा पुरुष में शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं परिभाषा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल के सामने कहाँ रखा जाता है? तो ये चीज़ें आपको सारी जो इमेज बनती है, जैसे उत्तल लेंस हो गया, अवतल दर्पण हो गया। जैसे अवतल दर्पण होता है तो वो उत्तल लेंस का उल्टा होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो अवतल लेंस के समान होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये देख लेना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब। फोकस दूरी दुगनी करने पर यह आपको वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से है। फिर आगे हम बात करते हैं, मानव नेत्र अभिनेत्र या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा पाने का कारण है। तो ये देखो, समंजन क्षमता होती है। समंजन क्षमता, ये बहुत बार आया हुआ है कि समंजन या समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, मानव नेत्र क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस आपको पता है कि चारों ओर का एरिया घेरता है, उसमें सभी चीज़ें दिखाई देती है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के अभिलेंस द्वारा या अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना, अपने आसपास की दूरी को, संपूर्ण दूरी को समायोजित करना ही क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इस प्रकार आपको याद करना है। फिर बात करते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दीर्घ दृष्टि। तो ये 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या है? देखो, नाम निकट दृष्टि दोष है।
तो इसमें क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दीर्घ दृष्टि दोष में देखो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो उल्टा है इनका। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न तो पास की दिखाई देती है और न ही दूर की दिखाई देती है, तो इसमें बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किसका, अवतल, देखो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल, याद रखना है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रतिरोध आर की। तो ये देखो न्यूमेरिकल है, ये मैं न्यूमेरिकल में अलग से करवाऊंगा और इसका आंसर क्या होगा, 25 आंसर होगा। फिर आगे देखो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। फिर आपको पता है तांबा सुचालक होता है और लोहा क्या होता है, अक्रिय धातु होती है क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे नीचे पाई जाती है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को उनके अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखा जाता है या उन्हें दर्शाया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, काना का मंगल जी, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। काना का मंगल जी ये सक्रिय धातुएं होती है। पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, इस प्रकार से। और फिर काना का मंगल जी यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आती है जिंक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और फर्स्ट प्राइज हाइड्रोजन, ये मेरी ट्रिक बनाई है। फर्स्ट, फिर प्राइज का मतलब पीबी और हाइड्रोजन, ये तीन की मेरी बनाई हुई है, फर्स्ट प्राइज और हाइड्रोजन। और कॉपर HG AgU, फिर लास्ट आता है कॉपर HG Ag और फिर AU देखो गोल्ड लास्ट में आता है, तो ये निष्क्रिय धातु होती है, सक्रिय नहीं होती है, तो ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए इस पे जंग नहीं लगता है। जबकि चांदी पे काली परत चढ़ती है, कॉपर पे भूरे हरे रंग की परत चढ़ती है और आयरन पे भूरे रंग की आपको पता है परत चढ़ती है। और कॉपर पे हरे रंग की परत चढ़ती है, उसे हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CO3 की परत चढ़ती है। आयरन पे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ती है, Fe2O3 की। और सिल्वर पे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की परत चढ़ती है, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना क्या कहलाता है। देखो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम रिबन की दहन अभिक्रिया है और इसमें क्या होता है, श्वेत ज्वाला निकलती है। श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि मैग्नीशियम को जलाने पे कैसी ज्वाला या रंग कैसा होता है, तो श्वेत ज्वाला जलती है। तो मैग्नीशियम का वायु, तो देखो Mg+O, तो ऑक्सीजन जुड़ता है मैग्नीशियम के साथ और MgO बनता है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। आगे हम करेंगे इन बातों पे चर्चा। एथेन का आणविक सूत्र क्या है, देखो एथेन 3 प्रकार के कार्बन संयोजन बनाता है, यानी कार्बन 3 प्रकार के यौगिक बनाता है, एक एल्केन, एक एल्काइन और एक एल्कीन। तो एथेन होता है, तो एथेन में देखो कितने प्रकार के आणविक सूत्र हैं या इसमें कितने बंध होंगे, तो मैं यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ। तो एथेन देखो कार्बन कार्बन, फिर हाइड्रोजन, एक एक संयोजकता होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ये संरचना है इसकी, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, तो ये बहुत सारी यौगिकों के साथ क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बनाता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है इसके पास, बंद कितने हैं, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7। तो यहाँ पे कितने संयोजक बंद होंगे, 7 सहसंयोजक बंद होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। देखो उत्कृष्ट गैस क्या होती है, उत्कृष्ट यानी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होना, और सर्वश्रेष्ठ कब होते हैं, जब किसी भी परमाणु का क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है। जब किसी भी परमाणु का क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण का मतलब है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर इस प्रकार से 2n² कोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सूत्र है। क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सूत्र क्या है, 2n²। ये भी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में। तो देखो ऑक्सीजन का अपूर्ण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है 8 नंबर पे, दो पहले में भरे फिर 6, इसका मतलब ये अपूर्ण है, दूसरे में 8 बढ़ने चाहिए थे। फिर हाइड्रोजन
तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होता है भाईतम कोष में, तो इसका अपूर्ण होता है क्यों, जबकि 2 होना चाहिए। फिर हीलियम, देखो हीलियम क्या है, द्विधनाभिषिक्त कण है, और पहले में कितने चाहिए कोष में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 पूर्ण है, इसीलिए एक यह उत्कृष्ट गैस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला को निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला में क्या होता है, एक तो होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, और उसको भी खाने वाला क्या होता है, उपभोक्ता। तो देखिए, घास नहीं, घास है, ठीक है, घास को बकरी खाती है, ये भी ठीक है, और बकरी को कौन खाता है, मानव खाते हैं, तो नॉनवेज व्यक्ति होते हैं वो बकरी को खाते हैं, इस प्रकार से ये सही बैठ रहा है। फिर देखो घास, घास गेहूँ, तो ये दोनों तो सेम ही हो गई, घास और गेहूँ प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, इनको कोई खा रहा नहीं है, तो कोई सेकंड उपभोक्ता नहीं है। बकरी, बकरी को गाय खाती नहीं है, तो ये श्रृंखला नहीं होगी। घास, घास मछली नहीं खाती, तो ये श्रृंखला वैसे गलत होगी, तो ये होगा। इसमें कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है, घास, घास को खरगोश खाता है, खरगोश को फिर शेर खाता है, या घास देता है, घास को हिरण खाता है, फिर हिरण को कोई अन्य प्राणी, बड़ा प्राणी खाता है, इस प्रकार से भी दे सकता है। फिर हम एक बात और देखें कि फिर देते हैं आपको घास, घास को जैसे कौन खाता है, छोटा जैसे कोई मेंढक वगैरह, मेंढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, चील या बाज, इस प्रकार से भी दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक। तो देखो, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, Na2CO3, Na2CO3, और इसके आगे हम 10H2 लगाते हैं, तो ये धावन सोडा बन जाता है, क्या बन जाता है, धावन सोडा। तो मैं बात करूंगा कि धावन सोडा क्या होता है, जिसमें 10 अणु लग जाते हैं जल के। फिर देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कहते हैं, खड़िया, चौंक, पत्थर, संगमरमर भी कहते हैं, जैसे CaCO3 को। फिर सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहते हैं, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और उसमें लवण और जल बनता है। फिर बात करते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो देखो, जनन 2 प्रकार से होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नर और मादा मिलकर क्या करते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात एक जोड़े के रूप में जनन होता है। जबकि अलैंगिक जनन में एक जीव जनन करता है, क्या करता है, जीव स्वयं ही जनन करके 2 या 2 से अधिक जनक उत्पन्न करता है या संतति उत्पन्न करता है। तो देखो, अमीबा तो द्विखंडन का उदाहरण है, अलैंगिक मुकुलन का उदाहरण बताना है, तो मुकुलन का उदाहरण होगा हिस्ट, क्या होगा, हिस्ट मुकुलन का उदाहरण है। लिस्मानिया भी क्या है, द्विखंडन का उदाहरण है, और लिस्मानिया में आपको पता होना चाहिए कि लिस्मानिया हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर काटा जाता है, केंद्र से कटता है परपेंडिकुलर, इसके 2 भाग समान भाग होते हैं। जबकि अमीबा भी ऐसा नहीं है, अमीबा 2 द्विखंडन द्वारा करता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बीच में से ही कटे। फिर देखो, द्विखंडन क्या होता है, द्विखंडन में क्या होता है, एक जीव 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, या एक समान संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। फिर प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है, तो ये बहुखंडन का उदाहरण है। प्लाज्मोडियम ऐसा जीव होता है जिसके कितने ही टुकड़े कर दो वह उतने ही संतति में बदल जाता है। जैसे अगर 10 टुकड़े करे, 5 टुकड़े करे, तो वह 5 संतति उत्पन्न करता है, तो ये बहुखंडन का उदाहरण आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की। तो विद्युत और चुंबकत्व यानी विद्युत चुंबकत्व के बारे में किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के बारे में बताया था। फेराडे ने चुंबकीय या विद्युत धारा के नियम बताए थे, और न्यूटन हमें पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है, और इन्होंने गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने किसके नियम दिए थे, गति के नियम दिए थे। और गति के नियम यानी पहला जड़त्व का नियम होता है, फिर दूसरा संवेग का नियम होता है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यदि आपने 9th में पढ़े हैं तो इस प्रकार से यह सारी चीज़ें थी ऑब्जेक्टिव टाइप में। फिर हम बात करते हैं रिक्त स्थान में आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हृदय एक पेशी अंग होता है, हमें भी पता है हृदय पेशी अंग है, जो क्या करता है, जो हमारी आकार का होता है। तो ये क्या होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय क्या होता है, मुट्ठी के आकार का होता है, और हृदय को 4 भागों में हम बांटते हैं। क्या भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटता है। इधर वाला क्या होता है, दायां आलिंद, सॉरी, इधर वाला क्या होता है, दायां आलिंद होता है, और नीचे वाला क्या होता है, दायां नीले होता है। दायां आलिंद, दायां नीले, यहाँ पे बायां नीले, बायां
आलिंद। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दायां आलिंद दायां नीले, फिर बायां आलिंद बायां नीले, इस प्रकार से। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो हृदय में शुद्ध रक्त बहता है हृदय के द्वारा, वो धमनी के द्वारा बहता है, धमनियों के द्वारा। और धमनियों में क्या होती है, भीति मोटी होती है। क्यों? क्योंकि हृदय से जब रक्त प्रवाहित होता है तो एक प्रेशर के द्वारा होता है। जैसे हम मोटर से पानी डालते हैं तो वो प्रेशर के अंदर आता है ना, तो उसी प्रकार धमनी में जो रक्त होगा संचरित वो प्रेशर से होता है, इसीलिए धमनी मोटी होती है, जबकि सिरा क्या होती है, पतली होती है। तो इनमें अंतर भी आपको याद रखना है। और धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, जबकि सिरा अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं। तो ये काफी बार पूछा गया है। धातुएं जिन्हें टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस या ध्वनिक का गुण बोलते हैं, ठीक है ना। धातुओं का ऐसा गुण जिन्हें पीटने पर वह ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें सोनोरस कहते हैं। तो इस प्रकार से। और धातुएं क्या होती है, आघातवर्धनीय होती है। धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में भी बदला जा सकता है, ये आघातवर्धनीयता गुण है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं तो में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे गुण हो सकते हैं। धातुएं कठोर होती है, इस प्रकार से। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन में होने वाली विषमताएं। तो ये जीव विकास है। क्या है? जनन में होने वाली विभिन्नताएं किस में पाई जाती है? जीव विकास में पाई जाती है। जो आपका जैव वाला पार्ट है ना, जैव उत्प्रेरक वाला, तो उससे रिलेटेड है ये। तो जैव विकास के अंतर्गत सारी विभिन्नताएं हम पढ़ते हैं, जैसे पशु पक्षियों, जैसे जैव विविधता हो गई, वनस्पति जात, प्राणी जात, ये सारी चीज़ें हम जैव विकास के अंदर पढ़ते हैं इस प्रकार से। और जनन वाली चीज़ें। फिर देखिए, ये शायद पहले पार्ट या दूसरे पार्ट से, शुक्र का वायुमंडल। आपको पता है कि शुक्र का वायुमंडल क्या बना होता है? पीले और श्वेत, यानी पीले और श्वेत बादलों से। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है उन बादलों में? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है। तो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। और इसके कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न भी होती है। जैसे हमारे वायुमंडल में जब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है तो हम उसे अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। और अम्लीय वर्षा से जलीय जीव, नदियों में रहने वाले जीवों की क्या होते हैं, संकटग्रस्त हो जाते हैं वो। और नदियों का पीएच मान घट जाता है, जिससे कि जलीय जीव मर भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, किसी लेंस की क्षमता उसकी का व्युत्क्रम होता है। तो किसी लेंस की क्षमता क्या होता है? तो लेंस बराबर क्षमता क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो ये क्या होता है, उसकी फोकस का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? उसकी फोकस का व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। फिर इसमें आपको एक पता ये भी होना चाहिए, R और F में संबंध। R बराबर क्या होता है, 2f होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा, देखो ये इस तरह से परिपथ हो गया। क्या हो गया, परिपथ, ठीक है। यहाँ पे प्लस और ये माइनस। तो आपको पता होना चाहिए प्लस क्या होती है, इस तरफ जाएगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत धारा के धनात्मक की विपरीत दिशा की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गति करेगा, इलेक्ट्रॉन विपरीत करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विपरीत होगा। यहाँ पे क्या होगा, विपरीत। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। विद्युत धारा की दिशा में विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये पता होना चाहिए। जीवाणु कवक मृत जैव अवशेषों का करते हैं। तो क्या करते हैं, इनका विघटन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इनको विघटन करते हैं। मृत जीवों को ये क्या करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और उनका विघटन करते हैं या उनका जैव निम्नीकरण करते हैं। इस प्रकार से आपके हो सकता है, देख लेते हैं एक बार, यही है क्या ऑप्शन में। अपमार्जन, सॉरी आपकी क्या है, अपमार्जन है। जो आपकी किताब में होता है वही आपको करना है, अपमार्जन करते हैं, अपमार्जन। हम कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़ेंगे, अपमार्जन करते हैं। फिर देखो आगे, अब अति लघुरात्मक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये मॉडल पेपर में अति लघुरात्मक तक बनाऊंगा, फिर हम खंड ब के करेंगे सारे बड़े क्वेश्चन, और अगर टाइम होगा तो हम वो भी कर लेंगे अभी। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो एक छोटी सी बात है,
देखो यदि हम जलीय विलयन लेते हैं तो जलीय विलयन को हम किस भागों में, यदि जलीय विलयन में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस के अंदर टूट जाएगा। अब आपको पता है कोई भी विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसके लिए दो आयन होने चाहिए, एक धनायन और एक ऋणायन। यदि कोई भी चीज़ के अंदर धनायन और ऋणायन इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करेंगे। तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो हम कह देंगे कि अम्लीय विलयन में दो धनायन उपस्थित होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, अतः विद्युत का चालन करते हैं। तो आप किसी भी आयन का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे HCl, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं धनायन और ऋणायन तो ये विद्युत का चालन करते हैं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है कि आसुत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि घरेलू जल चालन करता है। तो आसुत जल क्या होता है, एकदम प्योर शुद्ध जल होता है, अर्थात उसमें कोई इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, इसीलिए आसुत जल क्या है, विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि क्या करता है, घरेलू जल में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो घरेलू जल में क्या है, विद्युत धारा का चालन होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखो जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है इसका मतलब सक्रियता श्रेणी में नीचे नीचे पाई जाती है। तो सक्रिय श्रेणी में कौन सी पाई जाती है, सोना, सोना यानी गोल्ड, Au धातु पाई जाती है। फिर दूसरी बात करते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम, और ये दोनों धातुएं क्या आभूषण धातुएं, Pt प्लेटिनम, इन दोनों धातुओं से ही आभूषण बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती और कोई यौगिक नहीं बनाती है, अतः ये क्या होती है, संक्षारित नहीं होती, इन पे जंग नहीं लगता है। तो इसीलिए ये दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संरचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन की इस प्रकार से संरचना आएगी या एथीन की आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो देखिए या तो कार्बन डाइऑक्साइड की आती है या नाइट्रोजन गैस की आती है और या ऑक्सीजन की आएगी या एथीन की आती है। एथीन की मोस्ट इंपोर्टेंट है करना आप। तो देखिए कार्बन, कार्बन हमें पता है कार्बन के पास में क्या होती है, चार संयोजकता होती है, तो चार मैंने दो यहाँ पे दिखाई फिर दो यहाँ पे, क्योंकि कोई भी संरचना अगर बनाते हो तो उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन के भाई को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो मैंने यहाँ पे दिखाई, फिर दो मैंने यहाँ पे दिखाई, फिर दो यहाँ पे और फिर दो यहाँ और दो यहाँ, तो दो दो चार दो 6 हो गए, और दो चार कार्बन के हो गए। फिर दो ऑक्सीजन ये इसको यहाँ पे देगा और दो अपने यहाँ पे, दो दो चार और दो 6 ऐसे। तो देखो ये ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ में दो लेके 8 बना लेगा और ये ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ दो लेके बना गया। लेकिन अब कार्बन क्या करेगा कि भाई कार्बन यदि इनको कहता है कि अगर यौगिक बनाना है तो मेरे को भी इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तो इसे बोलते हैं साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। देखो दो दो चार 8 इसके भी कंप्लीट, दो चार और चार इसके भी 8 कंप्लीट, चार और चार इसके भी 8 कंप्लीट, इसे बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं, साझेदारी। या इसे जो ये बंध बनता है, देखो सहसंयोजक बंध बनता है, क्यों, क्योंकि इसमें इसकी भी भागीदारी है और कार्बन की भागीदारी है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा एक बंध का निर्माण करते हैं उस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये सहसंयोजक बंध है। तो ये सहसंयोजक बंध की परिभाषा भी आती है। फिर देखो क्रियात्मक समूह कीटोन का अनुलग्न है, तो कीटोन ओन होगा। क्या होगा भाई, इसे कोई कोई ओन भी दिखाते हैं और कोई कोई भी नॉन भी दिखाते हैं, नॉन या ओन भी बोल सकते हैं इसको। ये इसका अनुलग्न है, ठीक है ना। कुछ का पूर्व लगन होता है, कुछ का अनुलग्न होता है ओन, और इसका समूह भी बता देता हूँ। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से ये क्रियात्मक समूह इसका पाया जाता है। और बात करते हैं जैसे OH, तो एल्कोहल, ओल का क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है। फिर एल्डिहाइड का क्या पाया जाता है, CHO पाया जाता है एल्डिहाइड का, जैसे एथिल एल्डिहाइड, ठीक है ना, मेथेनेल हो गया, ठीक है ना, मेथेनेल, ठीक है ना, जैसे एथेनॉल ओल आ गया, जैसे
प्रोपेनॉन यानी कीटोन आ गया, तो इस प्रकार से। और ये जो IUPAC होती है, इंडिया जो IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो क्या करती है तत्वों का, उनके पूर्व लगन का, इन सब का निर्धारण करती है। किसी को नाम देना, किसी तत्व को, ये सब IUPAC निर्धारित करती है। फिर बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या काम होता है, क्या काम होता है, आवेग के द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना ही क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। जैसे संवेदनाएं क्या होती है, जैसे हम हाथ किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाते हैं तो हम तुरंत हाथ क्यों हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में संवेदनाएं होती है, और उन संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ तक पहुँचाता है, उन सूचनाओं को मेरुरज्जु यानी मस्तिष्क तक पहुँचाता है, और मस्तिष्क उन सूचनाओं की क्या करता है, व्याख्या करता है। और व्याख्या करते ही हम क्या करते हैं कि मस्तिष्क कहता है कि ये आपकी जो गर्म चीज़ है ये हानिकारक है, और हम तुरंत हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे की ओर धकेल देते हैं या पीछे कर लेते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अर्थ होता है कि मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाना ही इसका कार्य होता है। फिर आता है आवर्त बीजी पौधे जननांग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पुष्प में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आवर्त बीजी में, पुष्प के अंदर जननांग पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पुष्प के अंदर आपको पता है कि दो प्रकार के बीज होते हैं, एक आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म होते हैं, और एक क्या होती है अनावर्त बीजी जिसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नग्न बीजपत्री बोलते हैं हिंदी में, और ये ढके हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 10वीं में 9वीं में भी है, तो आपने पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो फोकस दूरी को आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो आपको बताना है कि फोकस दूरी क्या होती है। एक बार दिमाग लगाओ और पढ़ो। तो आपने बताया इसका आंसर। तो देखो मुख्य फोकस, देखो मुख्य फोकस और प्रकाशीय बिंदु, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हैं जो नोटबुक में। तो मुख्य फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगर टाइम मिला तो मैं आपको सारी स्थितियाँ भी बताऊँगा कि कैसे सारे चित्र बनते हैं। विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। लघु पतन कब होता है, जब दो तार मिलते हैं, एक धनात्मक तार और एक नेगेटिव तार। जब दोनों तार आपस में मिल जाते हैं तो धारा का मान क्या होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर क्या हो जाता है, लघु पतन होती है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। क्या बोलते हैं, फ्यूज हो जाता है। तो इस प्रकार लघु पतन की, जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है विधुन्मय तार, विधुन्मय तार। तो एक होता है विधुन्मय तार और एक होता है उदासीन तार, जिसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। जब ये दोनों तार आपस में टकराते हैं तो क्या होती है, विद्युत परिपथ में लघु पतन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। UNEP, तो ये आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, और P का मतलब प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहेंगे, कार्यक्रम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त, N का मतलब नेशनल यानी राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका फुल फॉर्म आता है UN, ठीक है ना, UNEP पूरा एक इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगा है तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है। हमें पता है कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे दो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड ZnO। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। आने को सब कुछ आता है लेकिन क्लास बड़ी हो जाएगी। यदि आपको अच्छी चीज़ें लगती है तो आप मेरे को बताओ, मैं फिर आपको पूरा क्वेश्चन करवाऊँगा।